हमने सबसे पहले याद रखिएगा, वापस से मैं फटाफट बता दूं यहाँ पर, आप लोगों को भी ध्यान रखिएगा। इंडिया में इंटीग्रेटेड जो रिपोर्टिंग हमारे यहाँ मैंने बताया था लास्ट सेशन भी, जो कंपनीज कर रही हैं, ऑफ कोर्स वो आप लोग स्क्रीन पर है, क्योंकि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स का था क्वेरी सर वो वाला सेशन में हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल यू नो व्हाट, प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद में प्रोबेबली आप लोग आर्टिकलशिप ले जाएंगे, तो इंटरव्यूज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, तो जरूर ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और उसके बाद भी मैं आपको हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं है। एनीवेज नाउ कम टू द पॉइंट, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। जी हाँ, अच्छा, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है, जहां पर कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को या देखिए कलेक्ट करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा और वो कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेट किसको करना है? रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, बताना। किनको बताना? स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन कौन होगा? सोचने वाला बात है। इन्वेस्टर कौन है? स्टेक होल्डर है। हाँ, सप्लायर है, क्रेडिटर्स है आपका कंपनी के लिए, जो एक ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट अटैच है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। बात पकड़ में आ रहा है? रेगुलेटर्स है, हाँ, गवर्नमेंट है। यहां पे कहने का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग किस लिए बना रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। और जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। ये जो काउंसिल है, हम समझना ध्यान से पहले, ठीक है? रटो मत, समझो, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल जो है बेसिकली किसके लिए बनी हुई है? कहते हैं इट्स ए ग्लोबल कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब होता है यूनियन। यहां एक वर्ड आ रहा है मेरे सेशन में, मैं कोशिश ये रखूंगा कि मेरे लिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब एक हैं, ठीक है? कोलिएशन मतलब होता है यूनियन, ठीक है? यूनियन। तो क्या है? इट्स ए ग्लोबल कोलिएशन ऑफ रेगुलेटर्स। कोलिएशन मतलब यूनियन, ठीक है? समझिए वापस क्या कह रहे हैं? कोलिएशन मतलब यूनियन ऑफ रेगुलेटर्स भी हैं इसके अंदर, इन्वेस्टर्स भी हैं इसके अंदर, कंपनीज भी हैं इसके अंदर, स्टैंडर्ड सेटर्स भी हैं इसके अंदर। कौन कौन लोग हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं और एनजीओज हैं। ये ग्लोबल कोलिएशन का मतलब है, जब एक यूनियन के फॉर्म में देखें, काउंसिल के यूनियन फॉर्म में देखें, तो यहां इन सब लोगों के पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। अब जब हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, इट मींस कोलिएशन ऑफ रेगुलेटर। बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है? आप लोग बोलिएगा बेटा, याद जब भी होगा आप लोग बोलेंगे, ठीक है? ऐसे बैठ के रखे, ऐसे देखने से नहीं होगा। बोरिंग सेशन मेरे लिए भी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा आराम से बोलिएगा। ग्लोबल कोलिएशन ऑफ रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, है ना? अभी बहुत रिलेटेड अभी डिफाइन करूंगा, ध्यान सुना, राइट? वापस कम ऑन। रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, और कौन होगा यहाँ पर? प्रोफेशनल्स होगा, स्टैंडर्ड सेटर्स होगा। प्रोफेशनल कौन सा? अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स, एनजीओस, ठीक है? अब ये लोगों का कोलिएशन का पर्पस क्या है, ये समझेंगे। इनका पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब कि भाई ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो दो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज है, समझना, ध्यान समझना। एक है फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडर, इसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, इसी पे ध्यान रखना। एक पार्टी कौन? फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडर। और दूसरी तरफ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओवर द टाइम पीरियड वैल्यू क्रिएट करती है। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल ऑफ वैल्यू क्रिएशन। पहले समझते हैं क्या काम हो रहा है। वैल्यू क्रिएशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैल्यू क्रिएशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। देखिए, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं वैल्यू क्रिएशन, तो अगर ध्यान से देखा जाए, देखो समझो, एक बैंक है, वो कैसे वैल्यू क्रिएट करता है? मॉर्गेज करके लोन को। उसने क्या किया? उसने आपको मान लीजिएगा 10,000 रुपीज लोन दिया। बहुत कम बता रहे हैं लेकिन समझ आने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो उसने क्या किया? 10,000 रुपीज आपको दिया। उसके लिए वो क्या चार्ज करेगा आपसे? इंटरेस्ट। ध्यान से सुनते जाओ। इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। से 10% उसने इंटरेस्ट चार्ज किया इस पे। तो उसने 10,000 रुपीज में जब 10% आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो यहां उसका पास उसने 10,000 रुपए को क्या किया? उसकी वैल्यू क्रिएट करी और 10,000 को 11,000 रुपया बनाया। कैसे? बाय वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन कैसे करी उसने? मॉर्गेज लोन करके, ठीक है? एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान समझिएगा इसको भी। एक फार्मर है, अज्यूम करो एक फार्मर है। अब फार्मर क्या करेगा ना? सीड्स को लेगा और कल्टीवेट करेगा, उसको हार्वेस्टिंग करेगा, क्रॉप बनाएगा। तो उसने सीड्स को कन्वर्ट किसमें किया? वैल्यू क्रिएशन में। किसी भी चीज को उसकी वैल्यू क्रिएट करना, उसे कॉमर्शियल बनाना और उसको वायबल बनाना, यहां क्या है? एक वैल्यू क्रिएशन। एक सपोज करो एक कार मैन्युफैक्चरर है,
कार मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, वो कार बनाकर, है ना, कार बनाकर क्या कर रहा है, वैल्यू क्रिएशन। ये कैसे सब कुछ हो रहा होगा, समझो। एक पार्टी है जो फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस फाइनेंस से आप क्या कर रहे हो, उसको अपने बिजनेस पे यूटिलाइज कर रहे हो। तो हम एक बोलेंगे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन। अब जब सोचने वाली बात क्या है, समझना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रही होगी कि कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग के इस चैप्टर के अंदर हम शुरू से क्या पढ़ता रहे, यही डिटेल डिस्कस करता रहे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, वो डिटेल भी हम कैरी करेंगे हमारे बैलेंस शीट को चेक करके, एनपीएल को चेक करके। क्या हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की कंपनी की, समझो ना, जैसे इन्वायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो रही है, प्लस गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। तो यहां इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में डिटेल ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, और जो फाइनेंस प्रोवाइडर, जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है पर्सन, ठीक है, वो या और भी जो लोग इंपैक्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला इन यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, उनके लिए ये बेस्ट मेथड होगा उनको कम्युनिकेट करने का, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में, या ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है। यहां जब हमारा टॉपिक आज हमारा है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कुछ नहीं है, तुम ध्यान से सुन लो बस एक बार, ही तुम्हें याद हो जाएगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखिएगा। इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल कह रहा है इट्स अ ग्लोबल कोलिशन, कोलिशन मतलब यूनियन ऑफ रेगुलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है, कंपनीज हैं, स्टैंडर्ड सेटर्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड एनजीओज। Together this coalition, ध्यान से देखो वर्ड पकड़ो, this coalition shares the view that communication about value creation। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैल्यू क्रिएशन। बैंक क्या कर रहा है, मॉर्गेज लोन करके क्या कर रहा है, वैल्यू क्रिएशन। उसके पास 10,000 रुपए रखा है, उसको मॉर्गेज करके क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है वैल्यू। 10,000 रुपए को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 11,000 में, बाय चार्जिंग इंटरेस्ट। एक आदमी है जो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है। एक पर्सन है जो उसका जूस बनाती है कंपनी, है ना, आप जूम कीजिएगा, नाम तो किसी का नहीं लेंगे, क्यों प्रमोट करें, है ना। एक कंपनी है, मान लीजिए जूस बनाता है, अब वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है। रॉ मटेरियल क्या हो गए, कोई भी फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स को कन्वर्ट किस में कर रहा है, जूस में। वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां कह रहा है दिस कोलिशन शेयर्स द व्यू दैट कम्युनिकेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। जब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जैसे मैंने कहा ना अभी आपको कि फाइनेंशियल डेटा को आप कंसीडर कर रहे हैं, साथ साथ आप नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी लेके आइए, और ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएशन में काम कर रही है, वैल्यू क्रिएशन में काम कर रही है। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी को देखते हुए, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चीप एंड बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल कराना, ये अगेन क्या है, वैल्यू क्रिएशन। आज आपके पास में जोमैटो से ऑर्डर करते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग जोमैटो, आप करें मत करें, ठीक है। आप जोमैटो से ऑर्डर करते हैं, आप घर बैठे कुछ भी मंगा लेते हैं, अब चाहे वो कच्चा पक्का खाना कैसे आपको ला के दे दे, ठीक है, लेकिन आपके पास एक सर्विस है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रॉबैक सबके होते हैं, ऑफ कोर्स ड्रॉबैक सबके होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां क्या है, वैल्यू क्रिएशन, सर्विस में वैल्यू क्रिएशन, बात पकड़ में आ रहा है। अब कहता है IIRC एम्बॉडीज द शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल कोलिशन ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे कौन कौन पार्टीज है भी हमने देखा, कौन कौन हो गया, रेगुलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है, कंपनीज हैं, बोलो, प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं, एनजीओज हैं, स्टैंडर्ड सेटर्स हैं। तो कह रहा है कॉमन इंटरेस्ट, इन सभी का तो एक जगह इंटरेस्ट आ रहा है ना, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द कोलिशन ऑफ पार्टीज इन अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल बेसिस as a means to improve communication about value creation, advanced evaluation of corporate reporting and make a lasting contribution to financial stability and sustainable development। अब कह रहा है lasting contribution मतलब financial stability के साथ साथ क्या चाहिए हमको, sustainable development। Always remember one thing in your mind, सब चेंजेस कैसे आता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। रीजनिंग अगर आप करके देखें, क्यों रिपोर्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, जैसे मैंने कहा कि पहले जो हमने अगर 2007-8 के आसपास का जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस को माइंड में लाते हैं, एक बहुत बड़े तरीके से अगर देखा था, आर्थिक मंदी जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने एक बहुत ही बड़ा एक डेफिसिट देखा था, एक इन्फ्लेशन का लेवल कुछ और चला गया था, ठीक है, कहीं ना कहीं जब ये चैलेंजेस थे कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे थे, तो क्या था, हमने देख फाइंड आउट किया कि रिपोर्टिंग वीकनेसेस थी, हमारी रिपोर्टिंग वीकनेसेस थी। जब बड़े बड़े स्कैम्स और घोटाले सामने निकल के आ रहे हैं तो मतलब रिपोर्टिंग वीकनेसेस हैं। रिपोर्टिंग जितनी याद देखिए जितनी स्ट्रिजेंट रखी जाएगी, स्पेसिफिक होगी, एक्यूरेट होगी, एडिक्वेट होगी, एफिशिएंट होगी, उतना ही ऐसे याद रखिएगा प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। साथ के साथ यहां पे जो हमने कहा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा आपकी टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है, एनवायरमेंट की तरफ क्या बनती है, जैसे हमने डिस्कस किया था वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आपने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपने क्या स्टेप लिए हुए हैं, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स। क्लियर हो रहा है? चलिए, now collusion comprises entities drawn from the broad global communities including businesses and other reporting entities, provider of financial capital, policy makers, regulators and exchanges, accounting professions, reporting framework developers and standard setters, civil society and academia। बात पकड़ पा रहे हैं? इन सबको ही अगर हम देखें, ये सारे अगर देखा जाए तो ग्लोबल कॉलिशंस में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मिशन क्या है, आइए देखते हैं एक बार फटाफट से। मिशन क्या है? IIRC मिशन इज टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग विद इन मेनस्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिसेस एज अ नॉर्म इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। मेनस्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिसेस किस सेक्टर में डील कर रही है, उस सेक्टर में होने वाली अगर देखेंगे इंप्रूवमेंट्स को। बात पकड़ में आ रहा है क्या? आज का तारीख में आप सोच के देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग किसी भी तरह के डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, आपने देखा है हमेशा ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हर 6 महीने में बहुत बड़ा चेंज आता है। आज अगर आप कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस कोई खरीद रहे हैं, आप देखेंगे 6 महीने बाद तो उसके आपको रिपेयर कराने जाना है तो उसके पार्ट्स तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि पार्ट्स इतने महंगे होंगे उस समय जो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहेगा, वो उससे भी चीप एंड बेस्ट प्राइसेस पे नया एक प्रोडक्ट अवेलेबल करा देगा आपके लिए। तो मेन स्ट्रीम हम कह रहे हैं यहां पर वैल्यू क्रिएशन का मतलब यहां पे एक साथ में ये भी देखना होगा कि मेन बिजनेस स्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये इसका मिशन है। सेकंड कहता है ताकि क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा ना, सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, ताकि जितना भी स्टेक होल्डर है, हम बोलेंगे जो ग्लोबल कल्यूजन्स है यहाँ पे ना, उन सबके लिए वो कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए रिपोर्टिंग होगा। जैसे एक इन्वेस्टर के लिए भी वो रिपोर्टिंग सफिशिएंट है, ऑलराइट, एक रेगुलेटर के लिए भी सफिशिएंट है, एक सोच के देखो एकेडमी पर्पस से भी वो सफिशिएंट है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए सफिशिएंट है। बात पकड़ में आ रहा है? एनजीओस के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके लिए भी रिपोर्टिंग सफिशिएंट है, जो इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होगा। क्लियर? विजन क्या है? IIRC विजन इज द वर्ल्ड इन विच, ये क्या चाहता है, एक ऐसा वर्ल्ड इन विच कैपिटल एलोकेशन एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर आर अलाइंस टू वाइडर गोल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द सर्किल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग। तो मेनली इसका पर्पस अगर देखा जाए ना, फोकस कहां लाना है, क्या है, देखो यहां पे जो वर्ड यूज कर रहा है, देखो वर्ल्ड इन विच कैपिटल allocation and corporate behavior are aligned to wider goals of financial stability and sustainable development. Capital allocation and corporate behavior are aligned to wider goal of financial stability and sustainable development. Clear हो रहा है वर्ड? Now international framework has been developed to meet this need to provide a foundation for the future. All right, so बाकी हम लोग वही सेम बात यहाँ रिपीट किए हुए हैं। Now let's understand an integrated report. Again, अब इस पे फोकस आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए जैसे मैंने कहा ना, प्राइम फोकस इस पे रखना कि एक पार्टी जो है वो आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी जगह उस कंपनी उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ मेनली हमें ऑब्जर्व क्या करना है, वैल्यू क्रिएशन का मतलब में आ रहा है। आओ देखो ध्यान से, द प्राइम पर्पस ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज टू एक्सप्लेन, देखो यहां से देखना किसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, टू एक्सप्लेन टू प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम। सपोज मैंने कहा जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर मान लीजिएगा एक बैंक है, हम बैंक यहां पर मान लीजिएगा कोई भी बैंक है, ABC बैंक है, बैंक उसको अगर फंड प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया, बैंक यहां पर फाइनेंशियल प्रोवाइडर, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइडर। कार मैन्युफैक्चरर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई,
अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करके क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है कार। तो आप देखेंगे ना, किसी भी चीज को वैल्यू में क्रिएट करना, वैल्यू में क्रिएट करना। अब यहां इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पर्पस क्या है, ताकि जो फाइनेंस प्रोवाइडर है, ऑफ कोर्स अला रहा हूं बेटा, फाइनेंस प्रोवाइडर है, वो ये कंसीडर कर सके कि कैसे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। फिर माइंड में लेकर आओ, आप एक बार सोच के देखो, जो लोग देखे होंगे, अगर जानते होंगे कि आपने देखा होगा ना, टू व्हीलर्स पहले यूजुअली ये था कि सिर्फ किक स्टार्ट ही आते थे, ठीक है, फिर चीजों में चेंजेस चला गया, अब आप अपना जो व्हीकल यूज करते हैं उसमें सेल्फ स्टार्ट भी है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। जनरली अगर बेसिक एग्जांपल बोलूं वैल्यू क्रिएशन का, तो मतलब ही होता है किसी चीज की वैल्यू क्रिएट करना। आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है, आप 100 को कैसे 150 में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या है, उस रुपए का वैल्यू क्रिएशन। इज इट क्लियर? नाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बेनिफिट्स ऑल स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट किसको बेनिफिट करेगा, हर एक इंसान को जो स्टेक होल्डर है उसके लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, customers, supplier, business partners, local communities, legislators, regulators and policy makers। हर एक को यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आपको कवर क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कवर करती है रिपोर्ट। नाउ आइएगा, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क takes a principle-based approach. Intent is to strike an appropriate balance between the flexibility and prescription that recognize the wide variation in the individual circumstances of different organizations while enabling a sufficient degree of compatibility across organizations to meet the relevant information needs. It does not prescribe, highlight करना अच्छे से आप लोग भी, does not prescribe the specific key performance indicator, measurement methods or disclosure of individual matters, but does include a small number of requirements that are to be applied before an integrated report can be set to in accordance with the framework। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक देखिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में मैं बोल रहा हूँ, इस रिपोर्ट में जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग की जाएगा, बट इट डजंट मीन दैट कि वो हर एक इंडिविजुअल एंटिटी वाइज ही सुटेबल हो। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स, कहीं ना कहीं वो टच करता है हर एक बिजनेस के रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स को, हर एक बिजनेस में होने वाली इंफॉर्मेशंस को, हर बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे मेनली क्या करा है, बट स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड बिफोर एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कैन बी सेड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। Now, an integrated report may be prepared in response to existing compliance requirement. Of course, जो भी अब existing compliance requirement क्या है, जो भी उसकी देखो compliance requirement भी दो तरह के होता है, आपने समझा होगा, एक internal एक external, एक internal and external। अगर हमें बोलेंगे कंपनी की एक खुद की internal policies हैं, खुद की internal policies हैं, तो वो कैसी हैं, कंपनी उस पर चेंजेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल है, रेगुलेटर्स ने बोला हुआ है, रेगुलेटर्स है मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, तो फॉर चेंज होगा। बट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कैसा है, वो आपकी एग्जिस्टिंग जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग मेनली किस पर्पस पे काम आ रही है, डिस्क्लोजर्स पे ना, as may be either a standalone report or included as distinguishable or prominent or accessible part of another or report or communication. It should include transactionally on a compiled or explained basis a statement by a charge with the governance accepting the responsibility for the report। सिंपली एक बार रीड करने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ रीड करवा रहा हूँ, रीड इसलिए करो ताकि तुम्हारी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारी ड्राफ्टिंग स्ट्रांग हो, ठीक है, रीड करना जरूरी है। आओ देखते हैं। नाउ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी फटाफट हम रीड कर लेते हैं, एक बार माइंड में होना चाहिए, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एम्स टू प्रोवाइड इनसाइट अबाउट द रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप यूज्ड। रिसोर्सेज जैसा भी मैंने कहा, इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, यहां पे कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल लिख लीजिएगा, रिसोर्सेज को कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक पर्पस में लेते हैं कैपिटल। अब वो कैपिटल कैसे हो सकती है, फाइनेंस के फॉर्म में भी हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है, ऑफ कोर्स ह्यूमन कैपिटल हो सकती है, मैन्युफैक्चर कैपिटल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो सकती है, क्लियर। तो ये रिसोर्सेज हो गए। एंड रिलेशनशिप यूज्ड, और कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइजेशन affected by an organization, these are the collectively referred as the capitals in this framework।
It also seeks to explain how organization interacts with the external environment and the capital to create value over the short, medium and long term. अब यहाँ पर हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे. कैपिटल जब मैं वर्ड यूज करूंगा, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चरर, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये सारी एस्पेक्ट्स हम देखेंगे. तो हम देखेंगे कि ये कैपिटल के लिए ही पर्पस से देख रहे हैं. तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट कर रही है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब इन्हें कैसे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है टू क्रिएट वैल्यू. Clear? Now, capital are stocks of value that are increased, decreased, or transformed through the activities and the outputs of the organization. They are categorized in the framework as financial. देखो आ गया, हाईलाइट करो अपने मॉड्यूल में. फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरर, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल, रिलेशनशिप्स, नेचुरल कैपिटल. ऑल थ्रू ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस कैटेगराइजेशन और टू स्ट्रक्चर द रिपोर्ट अलॉन्ग विद देयर लाइंस ऑफ द कैपिटल्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी जब अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है तो इन सारी एस्पेक्ट्स को, जी हाँ, सारे कैटेगरीज ऑफ कैपिटल को कंसीडर करना जरूरी है, या इसी सीक्वेंस में करना जरूरी है. जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या रहा है, ठीक है, सोशल की कैपिटल मतलब कौन तरफ क्या रहा है, ठीक है. हम अगर ऑब्जर्व करें इंटेलेक्चुअल कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस की. नाउ एबिलिटी, अच्छा यही तो रिसोर्सेज हैं. एक आज आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, बोले क्यों? आपकी ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का मतलब कॉम्पिटेंसी. आपके पास ऐसे पर्सनल्स, ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है. कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं या नहीं है, मेनली ये तो बात डिपेंड करता है. बात पकड़ में आ रहा है? क्या हो रहा है आप लोगों को? क्लियर? और देखो, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट वैल्यू फॉर इटसेल्फ एनेबल्स फाइनेंशियल रिटर्न्स टू प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल. और अल्टीमेटली मेन क्या पर्पस है? जैसे हमने यहाँ देखा था हमारे एग्जांपल में, बैंक अगर कार मैन्युफैक्चरर को अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो लोन यहाँ से लेता है और यहाँ पर इसको लोन प्रोवाइड किया गया बाय द बैंक, तो बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है इससे रिटर्न्स. अच्छा, ये बैंक के केस में देखा, अब कितना भी फाइनेंस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकता है. ये लोग कौन है? फंड प्रोवाइडर. तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा? रिटर्न्स. क्या राइट? क्लियर है? चलिए, this is interrelated with the value of organization creates for stakeholders and society at large through a wide range of activities, interaction and relationships. When there are a material to the organization's ability to create the value for itself, they are included in the integrated report. क्या हो रहा है? चलिए, फ्रेमवर्क के अगर पर्सपेक्टिव से देखें, आओ फटाफट से. द पर्पस ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज टू एस्टैब्लिश गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट एलिमेंट्स. दो बातें याद रखिएगा इस एग्जांपल में, याद रखिएगा, ये दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहे हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट एलिमेंट्स. जब हम क्या बनाएंगे अपना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हम प्रिपेयर करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो दो चीजों से देखनी है. क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या बताए हुए हैं, सेकेंड एलिमेंट्स, किन कंटेंट एलिमेंट्स, क्योंकि रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके कंटेंट चाहिए ना, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है. अब देखिए यहां पर, यहां आई एम गाइडिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले कहता है स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ऑपरेशंस. अब रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त हमें ये देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन पे किससे ऑब्जर्व करें. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? स्ट्रेटेजी होगी उसकी, और उसके फ्यूचर ओरिएंटेशन से क्या प्रिपेयर किए. तो देखिए कहता है एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजी. सबसे पहली बात, रिपोर्ट ऐसी हो जो ये बताए कि कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है. इनसाइट मतलब डिटेल होना चाहिए, कंपनी के प्लान के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. तो इनसाइट into the organization, बोलो मेरे साथ में, strategy. Insight into the organization strategy. How it relates to the organization ability to create value in a short, medium and long term. अब देखो, जब आपको प्लान पता है, हम किसी भी केस में ध्यान सुनना, जब हम बोलते हैं हमें प्लान पता हो, तो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए तो क्या करेगा? क्रिएट करेगा वैल्यू. अब ध्यान समझो, आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऐसी एक कार बनाएंगे जिसको, याद देखिएगा, आप एक बार चार्ज करेंगे और आपको 1 साल तक और अनलिमिटेड चलाइएगा, है ना, मान लीजिएगा, ठीक है. टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं है, तो हम एक प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे आपको गाड़ी को एक बार चार्ज करना है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जैसे यूजली कई बार होता है कि डीजल का कार है, पेट्रोल कार है ना, इंजन अगर पानी में चला जाए, गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर हो जाए और वो बंद हो सकता है, कई सारे ड्रॉबैक्स आ सकते हैं. मतलब कहने का मेरा यहाँ पर यह है कि कहीं पर ऐसी हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हमारा एक प्लान तो है, अब वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ कह रहे हैं हाउ टू रेट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट द वैल्यू टू शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एंड टू यूज ऑफ एंड इफेक्ट्स ऑफ द कैपिटल. कैसे? अब आप
पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर, जो कैपिटल अपने डिजिटलाइज करने वाले हैं पर्पस के लिए। तो कह रहा है पहला आपका प्रिंसिपल यहाँ पे आपकी रिपोर्ट कैसे बताएगी, रिपोर्ट एसईओ जो आपके स्ट्रैटेजिक फोकस, बोले स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर ओरिएंटेशन बोलो, स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, जो क्या बताएगी, डिफाइन करेगा इनसाइट, इनसाइट का मतलब है डिटेल्ड, यू नो व्हाट, कंपनी की स्ट्रैटेजी की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो ये भी उसकी रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजी तो पता है बट इट्स रिलेशनशिप किससे रिलेट करे वो, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द वैल्यू इन अ मीडियम, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे उसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। सेकंड कहता है स्ट्रेटेजिक फोकस एंड, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन, interrelatedness, dependency between the factors that affect the organization ability to create the period over time, connectivity of information, क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स का एक दूसरे का देखा इंटर रिलेशन, बात पकड़ में आ रहा है। जैसे सिमिलर यू नो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, नई टेक्नोलॉजी किस तरह से इन्वॉल्व हुई है, प्रोसेस कैसे हेल्पफुल हो सकता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स की स्टेक होल्डर्स, हाउ एंड व्हाट टू एक्सटेंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड टेक्स इनटू द अकाउंट रिस्पॉन्ड टू देयर लेजिटिमेट नीड्स एंड इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, सबके इंटरेस्ट को भी कंसीडर करते चलना है स्टेक होल्डर्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अगर प्रॉफिट बना रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। हाँ बात पकड़ में आ रहा है, ये डिफॉल्ट करने की डिफॉल्ट एक तरह डिफॉल्ट करते डिपॉजिटर्स के साथ में होता है, तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, सबको ही कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। मेटरलिटी इंडिकेट रिपोर्ट डिस्क्लोज, देखो मेटेरियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर्स दैट आर substantively affect the organization ability to create value over time, short term, medium and long term. Metality information, जैसे कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है, इंटरेस्ट में चेंजेस की वजह से होता है, न्यू कॉम्पिटिटर्स की वजह से होता है, ठीक है, इंटरनेशनल यू नो व्हाट न्यू कई बार कॉम्पिटिशन राइज होने की वजह से होता है, या गवर्नमेंटल चेंज की वजह से आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेटेरियलिटी इंफॉर्मेशन जो इफेक्ट हुआ है उसको आप इमीडिएटली आप डिस्क्लोज भी करें। 4 पॉइंट्स मेरे साथ पहले रिवाइज कीजिएगा। क्या क्या कह रहे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जब आप रिपोर्ट बना लेंगे, एक तो बोलेंगे स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, इस पे आपका रिपोर्ट का फोकस होना चाहिए, जो थे ऑलराइट। सेकंड में क्या देखा, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड में क्या देखा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, बोलो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, एंड फोर्थ का देखा हमने यहाँ पर मेटेरियलिटी। फिफ्थ कहता है कॉन्शियसनेस सॉरी कंसाइजनेस मतलब कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज समझते हैं ना, ऐरा गहरा बात नहीं हो, टू द पॉइंट टू द स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन वो होना चाहिए कंसाइज, एंड रिलायबिलिटी एंड द कंप्लीटनेस। अब इंफॉर्मेशन आपके पास है बट वो रिलायबल नहीं है तो फिर फायदा क्या हुआ, आपने बातें तो बहुत सारा लिख दिया पर वो रिलायबल नहीं है, तो रिलायबल होना चाहिए। रिपोर्ट इंक्लूड्स ऑल मेटल मैटर्स बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इन द बैलेंस वे एंड विदाउट द मटेरियल एरर, ठीक है। क्या अभी उसके प्रेजेंट यू नो व्हाट कंडीशंस हैं, अभी प्रेजेंट है और फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है, इसके अलावा आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यू नो व्हाट चैलेंजेस की, वो सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही प्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंसील कर रहे हैं, वो नहीं करना है। Consistency and compatibility information in the indicated report should be presented on the basis that it is consistent over the time in a way that enables a comparison with other organizations to extend it is a material to the organization whom ability to create the value. This is actually important. Comparison क्यों कर रहे हैं, देखिएगा ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं कई बार आपको बोलता रहता हूँ ना कि कैमरा इंडस्ट्री में, जी हाँ, कैमरा इंडस्ट्री के अंदर कोडैक वाज द फर्स्ट कंपनी है ना विच इंट्रोड्यूस द कैमरा, बट आज के डेट में बहुत दूर हो गया है ना। अब अगर हम देखें सोनी ने डिजिटल कैमरास इंट्रोड्यूस करके ये बात ही खत्म कर दी कि कोडैक तुमने इसके फाउंडर थे, कैमरास के फाउंडर थे, कोडैक ने बात ही गायब कर दिया। अब कोडैक को ये देखना चाहिए कि आज के डेट में हम अगर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम कंपेयर करें। नोकिया सक्सेसफुल नहीं रहा, नोकिया को ये देखना चाहिए था कि कस्टमर्स क्या बना रहे, तो आप इंडस्ट्री में देखें कंपैरिजन भी करके देखेंगे, ठीक है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो कि कंपैरिजन आप अपनी रिपोर्ट में बनाएंगे, रिपोर्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज और कंपनीज आपका यू नो क्या आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स को देखें यहाँ पर, पहला क्या देखा था हमने, स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, बोलेगा फिर बोलो अब मेरे साथ में, आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। फ्यूचर स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, ऑलराइट, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, देन हमने कहा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, मटेरियलिटी, बोलो मटेरियलिटी, कंसाइज होना चाहिए, डिटेल कंसाइज होना चाहिए।
अवॉइड कीजिएगा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो नहीं है रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी एंड साइज भी, और बट रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, रिलायबल एंड कंप्लीटनेस, ठीक है, रिलायबल एंड कंप्लीटनेस। एंड लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी। बोलिए याद हुआ? आई होप याद हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कंटेंट एलिमेंट्स, अब जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो कंटेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपकी रिपोर्ट में इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्चुअली कवर होनी चाहिए। जब हम बात करें एलिमेंट्स के क्या होंगे, देखो जैसे an integrated report include the 8 content elements that are fundamentally linked to the each other, are not mutually exclusive। एक्चुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाएगा, अभी पढ़ेंगे हम तो देखेंगे ये सबके एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू आपको देना, जैसे व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन डू, क्या करता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट ऑपरेट्स, ये हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रही है, किस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रही है, तो करती क्या एक्टिविटी है भैया, कौन है कंपनी आपका, आईटी कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, टेक्सटाइल में है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो क्या हो गया, ठीक है। फिर यहां पे बोल रहा है क्या, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट ऑपरेट्स, ये भी बताना है। थर्ड कहता है गवर्नेंस, सेकंड क्या गवर्नेंस एलिमेंट्स रखेगा, ठीक है। ये आप अपना रिपोर्ट जब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके कंटेंट्स है, पहला ऑर्गेनाइजेशन व्यू एंड ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। थर्ड सेकंड आएगा गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर चुका हूं। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या होता है, कंपनी का प्लान क्या है, उससे प्रॉफिट कैसे क्रिएट करेगा, इन सिंपल वर्ड समझेगा। बिजनेस मॉडल का पर्पस क्या है यहाँ पे, बिजनेस मॉडल का मतलब है कंपनी का प्लान एंड उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा। तीन बातें पकड़ में आया। फर्स्ट बोलो मेरे साथ में, एलिमेंट्स हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स के लिए। एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट क्या हम रखेंगे हमारे रिपोर्ट में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड फ्यूचर, सॉरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड हमने क्या देखा, गवर्नेंस, गवर्नेंस, ऑलराइट। थर्ड हमने क्या ऑब्जर्व किया, बिजनेस मॉडल, अभी बताया बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लान। गवर्नेंस ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कल डिटेल में बताए थे यार, फिर वापस बात पूछा, क्लास चलने तो कंटिन्यू। ऑलराइट, बिजनेस मॉडल में क्या डिस्कस किया, प्लान एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है बेटा, और लोग भी है ना, आप वही चीज जो मैं 5 बार बता चुका हूं और अभी रिसेंट कल तो बताएं, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है, नहीं आएगा बाद में बताएंगे, अभी फ्लो में चल रहे हैं तो बाकी लोगों को तो करने दोनों। ऑलराइट, नाउ क्या हो रहा है, बिजनेस प्लान। बिजनेस मॉडल का मतलब है प्लान एंड प्रॉफिट बनाना। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, द स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद देम। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस करना रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी क्यों है वो, अगर वो सक्सेसफुल रही तो एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगी कंपनी हमारी, तो ये भी चैलेंज भी है। अब ये देखना पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री किसके अंदर है, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री किस सेक्टर के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग रिस्क हम आप देखेंगे, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सो हमारा हम तो यहाँ सिर्फ एक पर्पस देख रहे हैं, कॉमन पर्पस, कि कोई भी इंडस्ट्री में हो ये भी फैक्टर्स हमको एलिमेंट्स हमको हमारी रिपोर्ट में रखने होंगे। पहला क्या था, बोलो मेरे साथ में, ऑर्गेनाइजेशन तो बोल फटाफट बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, सॉरी एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड क्या देखा, गवर्नेंस, बोलो गवर्नेंस। उसके बाद क्या देखा, रिस्क एंड बिजनेस मॉडल, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, strategy and resource allocation। देखो where does the where does the organization want to go and how does it intend to get there, performance, to what extent has organization achieved its strategic objective for the period, and what are the outcomes, terms in terms of effects of capital। So strategy and resources allocation, strategy and resources allocation, कितना पैसा हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगा दिया, कितना पैसा हमने न्यू प्लांट और मशीनरी पे लगा दिया, कितना पैसा हमने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने में लगा दिया, कितना पैसा हमने कंपनी की प्रमोशन एक्टिविटी में लगा दिया, कितना कंपनी ने पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, कितना कंपनी ने पैसा नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके प्रमोशन एक्टिविटी में लगाया, बिजनेस एक्सपांशन में लगाया है, नए कस्टमर रिलेशनशिप में लगाया है। ये सब का सब क्या है, स्ट्रैटेजी and resources allocation। Outlook, what challenges and uncertainties in the organization is likely to encounter in the pursuing strategy। तो ये क्या है, outlook, challenges challenges क्या फेस करने पड़ सकते हैं, uncertainties क्या हो सकती हैं, and what are the potential implications for the business models and the future performance। And last one is the basis for presentation, basis of presentation, how does the organization determine what matters include in the integrated report and how much matter quantified or evaluated। और भी अगर एस्पेक्ट्स आए तो वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं, बिजनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, तो कुछ एस्पेक्ट्स हम देखा जो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है, नो डाउट। गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अब अगर देखें 6 कैपिटल डिस्क्लोजर्स, वही मैं आपको डिस्कस करता। कैपिटल देखो कौन सी हो सकती है, फाइनेंशियल कैपिटल, देन मैन्युफैक्चर कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। बेटा इन्हीं की हम बात कर रहे थे, इन्हीं कैपिटल्स के थ्रू हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बोलो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बात पकड़ में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें, कहता है पूल ऑफ फंड्स मतलब एक तरह से कलेक्ट करना, दैट इज अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑब्टेन थ्रू द फाइनेंसिंग दैट और इक्विटी और ग्रांट्स और रेगुलेट जनरेटेड थ्रू द ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स। तो ये क्या हो गया उसका कैपिटल डिस्क्लोजर, 6 कैपिटल डिस्क्लोजर ये कंपनी को बताने हैं ना अपनी रिपोर्ट्स में। फिर मैन्युफैक्चर कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल का मतलब है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वजह कर रहे हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेचुरल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे आर अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पकड़ में आया। इंटेलेक्चुअल आईपीआर से रिलेटेड है, रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कहते जैसे पेटेंट सॉफ्टवेयर, ये सब का सब किस पर आ गया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अरे पेटेंट का दम पे तो पता नहीं कंपनी कहां से कहां पहुंच जाता है, अगर एक आपका आइडिया सक्सेसफुल हो जाए। ऑलराइट, ह्यूमन कैपिटल है, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए एम्प्लॉइज, बात पकड़ मारा है। कहता है ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑफ पीपल कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटीज एक्सपीरियंस एंड देयर मोटिवेशन टू इनोवेट इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट विद द सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच एंड एथिकल वैल्यूज एज सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डेवलप एंड इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, लॉयल्टी एंड मोटिवेशन फॉर इंप्रूविंग प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके एस्पेक्ट्स बताने हैं आपके घर। देखा जाए जब बोलते हैं 6 कैपिटल डिस्क्लोजर्स, ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है बेटा, 6 कैपिटल डिस्क्लोजर्स। सोशल कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देखें, कहता है सोशल कैपिटल के अंदर एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, इंक्लूड रिपोर्टिंग इश्यूज रिलेटेड टू द व्हाट, एम्प्लॉय वेलबींग, हाईलाइट करो एम्प्लॉय वेलबींग सच एज अडॉप्शन एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन एंड लेबर राइट्स कम्युनिटी। सोशल का मतलब क्या है, ह्यूमन एंड लेबर राइट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके वेलबींग के लिए क्या कर रहे हैं, उनके इंप्रूवमेंट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, बात सारी कहाँ आ रही है, सोशल पर्सपेक्टिव से। एंड नेचुरल कैपिटल मींस एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वॉल्व्स इन रिपोर्टिंग रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा भी हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। लो देखो ये हम लोग इन नॉर्म्स में देख रहे हैं, क्राइटेरिया हम इसी के क्राइटेरिया देखते हैं, तो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं। सोशल में तुम ध्यान से देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर, मेंटल रिलेशनशिप, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था, आई होप आप लोगों ने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे 2-4 बार तुम अगर देखोगे तो तुमको कंटेंट समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लीजिएगा। चलिए, तो यहां हमने क्या देखा, 6 कैपिटल डिस्क्लोजर्स, ऑलराइट। अब देखो फटाफट से आओ, कहता बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, की बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग रिपोर्टिंग आर, कहता है इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, पहले समझो ये भी आ सकता है एग्जाम में, फिर बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कह रहे हैं हम लोग क्या, बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कहता है जी आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। क्यों, जब आपके पास में सोच के देखो, एक रिलायबल है ना और एक्यूरेट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप क्या कर पाते हैं, सही और सोच समझ के डिसीजन ले पाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट लेगा तो, कोई इन्वेस्टर लेगा तो पहला है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। Management have found that integrated reporting provides greater insight into the factors driving the business performance. It has helped them better understand and connect this path, the sources, and derives a long-term value to enable the better strategy formulation, decision making, and implementation through the business model. ताकि क्या होगा, अब जब एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा तो आप अपनी बेटर तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छे से बना पाएंगे, डिसीजन मेकिंग सही होगा और रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। Improve reputation and stakeholder relationship, of course, stakeholder भी खुश होगा। The disclosure of key risks and opportunities enables the investor to assess the short-term, medium, long-term impact. According to research conducted by the Fortune magazine, which found growing evidence to suggest that stocks of companies that are meet high standards for ESG factors are, of course, जो companies आज का डेट में लिस्टेड हैं और जो companies ESG norms के साथ में environment,
सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो करती हैं, याद रखिएगा, उनके स्टॉक्स में हाई प्राइस रहता है और अक्सर इन्वेस्टर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये फॉर्च्यून मैगजीन का अपने रिसर्च में बोला है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। पहला हमने क्या देखा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इंप्रूव बोलो ना, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। सेकंड करेगा इंप्रूव रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। थर्ड, मोर एफिशिएंट रिपोर्टिंग। दिस हैज लेड टू कंपनीज विटनेसिंग इंप्रूव डेटा quality by applying metrics for financial non-financial performance. An action of the improved data collection has led to more efficient reporting process for companies. Of course, reporting efficient होगा, मैं वही बात कर रहे हैं, more efficient reporting. Employees engagement. An organization being integrating aspect of social development, governance within their business model. Its employees feel more motivated and supported towards their task and their responsibility. उतना ही बेटर होगा उनके लिए। अभी यही तो हम देख रहे हैं सोशल पर्सपेक्टिव से, जब मैं आपको बता रहा हूँ सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करेगा तो उसका फोकस कहाँ पे भी रहेगा, ह्यूमन मतलब आपका एम्प्लॉय लोगों पे भी है, ठीक है। एंड इंप्रूव ग्रॉस मार्जिन, पैसा तो चाहिए इकोनॉमिकली बढ़ना चाहते हैं हम लोग, ऑलराइट। तो कहते हैं, has been highlighted that any financial benefit of adopting integrated reporting may take time to realize an investor and other stakeholder assess the impact of company, its alignment of ESG related risks and opportunities with the company business model and strategy. Further, organizations have been able to identify, highlight कीजिएगा, cost saving by analyzing the financial non-financial matters together. अब क्या होता है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है तो कंपनी सोचता है कि चलो जूम करते हैं, देखो एक डेटा लेके चलते हैं। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको पैकिंग किया। अब कंपनी ने देखा यार जो पैकिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी पैकिंग हम और तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आजकल आप देखना, ऑब्जर्व करना, एक मोबाइल सेलफोन लेने जाते हो ना, उसका पैकिंग पर कंपनी, कई सारा कंपनी बहुत खर्चा करता है, ठीक है, पैकिंग बहुत खर्चा करता है, उतना अट्रैक्टिव हो सकता है। दूसरी पर्सपेक्टिव से देखो, एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसकी पैकिंग को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कंपनी अपनी कॉस्ट सेविंग किससे कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, हम एक्चुअली जज कैसे करेंगे इस बात को, हम ये ऑब्जर्व करेंगे हमारी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के और नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज को देख के। बात पकड़ में आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट जिनको सिर्फ एक सिंपल पैकिंग से भी काम चला सकते हैं, उसमें पैकिंग में बहुत ज्यादा कंपनी खर्च नहीं करेगा। और ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जो कॉस्ट सेविंग में हेल्प करता है, वो जब भी पॉसिबल आपके पास सही एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होगा। क्लियर हो रहा है एकदम। नाउ द बेनिफिट्स भी याद रखिएगा, हमने भी डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए साथ में। इंप्रूव व्हाट डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव ऑफ कोर्स इंप्रूव करेगी रेपुटेशन एंड इंप्रूव रेपुटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप वापस बोलेगा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव रेपुटेशन एंड स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप बोलेगा। थर्ड क्या करेंगे हम लोग, मोर एफिशिएंट रिपोर्टिंग, मोर एफिशिएंट रिपोर्टिंग, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड द लास्ट वन इज इंप्रूव्ड ग्रॉस मार्जिन, इंप्रूव ग्रॉस मार्जिन। क्लियर है, पकड़ में आया। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बाय लिस्टेड एंटिटीज इंडिया। हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, रेगुलेशन 34 सब डिविजन 2 क्लॉज एफ, रेगुलेशन 34 सब डिविजन 2 क्लॉज एफ, जो बेसिकली बता रहा था टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, ऑलराइट। बट आप ये बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव से ना, तो मैंडेटरी है उनको, प्लस उसके अलावा जो कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे कर सकती हैं या एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो लिस्टेड है वो वॉलंटरी बेसिस पे कर सकती हैं। क्या क्या एस्पेक्ट्स नहीं है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, बट मैं थोड़ा सा इसमें अलग से आपको फिर भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होने वाला है। रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इस टॉपिक को जरूर रीड करना है हमको। डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बने रहेगा, गुड बाय।